सबसे बड़ा टिप्स मैं देना चाहूँगा कि एडवोकेट हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझे। अगर वो स्टूडेंट से बाहर इस कैटेगरी से बाहर निकल गया जी। तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। डेवलपमेंट तो आ जाता है, पर वो होता है ना कि किस स्पीड से आ रहा है, उस पर भी डिपेंड होता है। वही है। वो उसके पीछे आपने भी बोला था बेसिक ये बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जी जी। पर अब वही है ना, अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा रही है। अभी जैसे अपने लेटेस्ट अजमेर में ही कोर्ट का हुआ था कि आगमन के, हाँ ठीक है, एक नया कोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तक उस चीज को सपोर्ट कर पाएगा। हमारे इस एडवोकेट फील्ड में इतना स्कोप है, वो शायद ही भारत की किसी और काम में इतना स्कोप होगा सीखने का, काम करने का। हताश निराश होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। भारत ने अभी ऑपरेशन सिंदूर किया क्योंकि भारत के पास में स्पष्ट रूप से सबूत थे कि वहां से बॉर्डर पार से ये जो टेररिस्ट है, जी ये आए। टेररिस्ट आके भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खंडित करते हैं, हमारे निर्दोष लोगों को मारते हैं। और अब तो इतना स्थिति खराब हो गई थी कि धर्म देखकर मारने लग गए, जी। जो एक आतंकवाद का बहुत ही बहरूपिया, बहुत ही क्रूप रूप है। क्रू वो एक अंतिम रूप आ गया कि हाँ, इससे ज्यादा तो अब कुछ इससे ज्यादा तो और कुछ भी नहीं हो कुछ नहीं सकता कर मानवता सकते। के खिलाफ। खतरनाक। इस जी बात को लेकर हमने उनको रिकॉग्नाइज किया, जी जहां से ये टेररिज्म आता था वहां हमने, हमारे देश की सेनाओं ने जी वहां रिकॉग्नाइज करा, उन स्पॉट्स को चिन्हित किया और उस स्पॉट्स को देखकर उनको डिस्ट्रॉय किया। तो ये एक तरह से युद्ध नहीं था, जी ये राइट टू डिफेंस के तहत किया गया काम था। जी। और जैसे ही हमने हमारे टारगेट अचीव किए, हमारी सेनाओं ने, जिन पर हमको गर्व है, जी हमारी सेनाओं ने वो टारगेट अचीव किए, हमने वो रोक दिया। और अब स्पष्ट रूप से हमारी देश की नीति स्पष्ट रूप से हो गई कि अगर कोई भी टेररिज्म हमारे खिलाफ होता है तो एक्ट ऑफ वॉर के रूप में माना जाएगा। और एक्ट ऑफ वॉर का मतलब हमें हमारे किसी भी दूसरे देश पर हमें आक्रमण करने का अधिकार देता है अगर आपने ये एक्ट किया। जी। तो पाकिस्तान की जो समस्या है, जग जाहिर है वो मानने वाला है नहीं। वो हर बार भारत को एक तोड़ने के लिए, क्योंकि हमने 1971 में इनके दो टुकड़े किए, वो वो ठेस आज भी पाकिस्तान के मन में है। और वो इसी का बदला लेने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, कश्मीर को अलग करने के लिए, पंजाब में फैलाने के लिए, और कई प्रकार के उग्रवाद, नक्सलवाद को वो लोग वो देते हैं, जी संरक्षण देते हैं। उसका सबके सामने जीता जागता उदाहरण है। इसको हमने अब रोकने का पूरा प्रयास कर लिया, मन बना लिया है भारतवासियों ने, क्योंकि भारत की इच्छा भी यही थी जो हमारे नेतृत्व ने सुनी, और नेतृत्व ने सुनकर उसका इलाज करना प्रारंभ किया। और हमने अब हमारी नीति स्पष्ट रूप से अलग बना ली है कि अब कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो वो एक्ट ऑफ वॉर की कैटेगरी में आएगा। एक्ट ऑफ वॉर की कैटेगरी में। हाँ, और इस एक्ट ऑफ वॉर को हमने जो डिक्लेयर किया है वो इंटरनेशनल लॉस के अकॉर्डिंग किया है कि अगर आपके देश पर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, टेररिज्म होता है, तो आप राइट टू डिफेंस के तहत उस एक्ट ऑफ वॉर के आपने जो नीति है वो सही है। इसलिए हमारे भारत की आलोचना या भारत को के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन को जी जी सर। कहीं भी किसी भी इंटरनेशनल बड़े फोरम ने जी हमारे को इसको गलत नहीं ठहराया, जी उल्टा हमारा सपोर्ट किया है कि नहीं, सर। भारत को राइट टू डिफेंस है, और उन्होंने किसी भी दूसरे देश की संप्रभुता पर कोई आक्रमण नहीं किया। आक्रमण नहीं किया। अदरवाइज पूरा इंटरनेशनल जो समुदाय है, विश्व समुदाय है, वो हमारे खिलाफ हो सकता था। जी जी लेकिन आज नहीं है, वो आज हमारे साथ खड़ा है, जी आज हमारे साथ व्यापार कर रहा है, जी हमारे पर कोई पाबंदियां नहीं है, हम बिल्कुल आराम से फ्री होकर बात कर रहे हैं, जी हम फ्री होकर काम कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जी हमने हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज को देखा, समझा, परखा है और उसी के अकॉर्डिंग काम किया है। जी। ये तो हो गया कि आउटर, अब देश के अंदर की भी रहती है कि पीओके को एज अपन लेकर जाए कि आर्टिकल 370 के बाद से थोड़ा लाइट हो चुका है। जो जजमेंट आए थे सुप्रीम कोर्ट्स की तरफ से, उसके बाद में बहुत लाइट एटमॉस्फेयर हो चुका था। वो तो ठीक है कि अभी जिस आक्रमण हुआ उसके बाद में ये थोड़ा सा चल गया वापस से, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। अब आपको क्या लगता है सर, पीओके के अंदर अभी भी कुछ जजमेंट्स वगैरह बाकी है या क्या करा पीओ के जाए? तो आना है, जी पीओ के तो आना है, ये श्योर है, डेफिनेट है। पर हम आक्रमण करके हम्म पीओ के लें, हम्म। इससे अच्छा, वो उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष है, जी हमारा देश बहुत पीछे जा सकता है, हो जी सकता है हमारे पर इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस भी लग सकते हैं। जी 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 इसके लिए हमने उसको हमारी संसद में 1994 में ये प्रस्ताव पास कर रखा है, 95 में प्रस्ताव पास कर रखा है कि हमारी संसद ने कि पीओके भारत का अभिन्न अंग था, जी। अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। अब चूंकि सबसे पहले पीओके लेने से पहले जो सबसे बड़ा राइडर था वो आर्टिकल 370 और जी 35A था, जिसको हमारी संसद ने रिमूव कर दिया। हम्म। उसका जो मेन इशू वो था कि वो कश्मीर को भारत से अलग करता था। जी वहां के लॉ और भारत के लॉ अलग अलग थे, हम्म। दो झंडे थे, दो विधान थे, जी उन सबको खत्म करते हुए एक किया गया है।
अब एक करने से ये हुआ है कि हमको जो पीओके लेने के लिए जो सबसे बड़ा राइडर था, हर्डल था हमारा, उस जी। हर्डल को हमने हटा दिया है। जी। अब पीओके जो हमारा है, हम उसको स्पेसिफिक रूप से इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हम उनको डिमांड रख सकते हैं कि पीओके हमारा था, हमारा है और हम इसको लेके रहेंगे। अब पीओके के लिए रास्ते खुल रखे हैं, जी। चूंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसका अभी इससे ज्यादा मैं कोई जवाब नहीं दे जी, सकता, जी, वो तो क्योंकि ये बहुत बड़ा बहुत सालों से चलता आ बहुत रहा है। सालों इस से चीज़ के चलता आ रहा ऊपर तो जिनके भी जजमेंट्स रहे हैं, कई बार हो सकते हैं कि अभी इंटरव्यूज़ भी अपन देखते हैं सर बहुत सारी जगहों पे। जो केस चल रहा था उसके पहले जिन्होंने इंटरव्यू दी उनके तर्क भी गलत हो गए थे कई बार तो। क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चेंज हो जाती है। अभी सिचुएशन ये थी थोड़े टाइम पहले कि जैसे वॉर के टाइम पे कोई सोल्जर अगर दूसरे देश चल जाता है, तो उस टाइम पे उनके केस के लिए भी कोई था नहीं। क्यों होगा सर? क्योंकि वो इंटरनेशनल मामला बन चुका है, वो कब आएँगे, नहीं आएँगे। तो इस चीज़ के ऊपर एक मेरा सवाल आया था माइंड के अंदर कि जब अपन मान लीजिए कोई वॉर होता है, उसके अंदर एक क्रॉस चल जाता है कि हाँ, एक कोई एनएसजी कमांडो या कोई भी चला गया दूसरी तो उसमें उसके पास उसके लीगल राइट्स क्या होंगे? ये युद्ध बंदी के नियम होते हैं, जी, युद्ध के नियम होते हैं, जी, और इसके लिए जिनेवा कन्वेंशन या दो देशों की ट्रीटियां जी, या इंटरनेशनल लॉ, जी, ये कुछ चीजें मायने रखती है। जी। अब जैसे मैं उदाहरण के रूप में दे देता हूँ, भारत पाकिस्तान के बीच में, हुँ, भारत पाकिस्तान के बीच में संधियां हुई हुई है, इस बाबत को लेकर कॉन्टेक्ट हुए हुए हैं जी, कि अगर युद्ध के कोई बंदी या युद्ध का के दौरान हुँ, कोई सैनिक इधर आ गया या कोई सैनिक इधर आ गया, जी, तो उसके लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है, उस प्रोटोकॉल से ही एक्टिविटी होगी, उसके खिलाफ हुँ, नहीं होगी। मैं दो उदाहरण दूंगा। जी। अभिनंदन, अभिनंदन जी की उनको पाकिस्तान ने वो पकड़ वहां फाइटर में डॉग फाइट हुँ, में वो पाकिस्तान में गए, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि थी और इंटरनेशनल लॉ भी था, जी, इस वजह से उनको वो हमारे को लौटाना पड़ा। जी। और आज ही मैं आज आपको और बताऊं, 23 अप्रैल को हमारा एक जवान वहां चला गया था बॉर्डर जी, जी, पास, जी, जी, उसको आज सुबह जी, पाकिस्तान को रिलीज करना पड़ा, जी। सही सलामत वो हमारे घर पे वापस। घर पे वापस आया। बंगाल के थे वो, बंगाल के थे। जी। पीके साहू शायद उनका फौजी साहब का नाम था। हुँ, आज वो सही सुरक्षित वापस आ गए। इसी तरह से भारत भी अगर कोई बंदी बनाता है युद्ध बंदी के दौरान, हुँ, जैसे भारत ने 93,000 सैनिकों को 1971 के युद्ध में हुँ, गिरफ्तार किया था जब उन्होंने सरेंडर किया, जी, तो जब कोई सरेंडर कर देता है उसके भी अलग नियम होते हैं। सरेंडर होकर अगर हमारे शरण में आ जाता है तो भी हम उसको मार नहीं सकते। हमारा एक सैनिक प्रोटोकॉल होता है, उस सैनिक प्रोटोकॉल के तहत उसके राइट्स होते हैं। ये नहीं कि उसके राइट्स खत्म हो जाते हैं, जी, वॉर में भी राइट्स होते हैं और वॉर के बाद में भी राइट्स होते हैं। वॉर के राइट्स और सिविल वर्क के टाइम में अगर कोई देश में एक दूसरे के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर कर देता है, अगर उसका इंटेंशन गलत है तो उस देश की सजा उस देश की वो देगी, लेकिन उसको काउंसलर असेस देना अनिवार्य है। जी, ये एक सबसे बड़ा बिंदु सबसे है। बड़ी चीज़ है। मतलब उसको उसके जो उस देश के जो कानून के तहत अगर उसको कोई प्रोसीजर में सजा दी जा रही है तो भी वहां पर उसको काउंसलर असेस देकर इसको सुनवाई का मौका देकर, उस काउंसलर असेस का मतलब होता है जैसे नेचुरल जस्टिस, जी, जी, जी। उस नेचुरल जस्टिस का पालन हर देश को करना पड़ेगा, चाहे वो भारत हो चाहे वो पाकिस्तान हो। और भारत ने हमेशा नेचुरल जस्टिस के, जैसे मैंने उदाहरण पहले भी जी, बताया जी, था, बताएँ। कसाब तक को हमने जी, सारे असेस देकर उसका हुँ, पूरा जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत हियरिंग करवाकर कोर्ट ने उसको दोषी घोषित हुँ। किया। बस उस समय का वो कुछ नहीं कह सकते। समय का क्योंकि वो रहता है ना कि सर आए दिन हर केस होता है, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। वकील एक ऐसा होता है जिसको पता है कि हाँ, मैं ये लड़ सकता हूँ केस, मैं इसको ट्राई करूँगा जस्टिस दिलाने का। नहीं होता तो कहीं न कहीं होता है कि उनका भी फ़ॉल्ट कहीं न कहीं रहता ही है। क्योंकि कोई कई बार देखा है कि को लोग होते हैं कि पूरी बात बताते नहीं वकील्स को। नहीं बताते हैं तो वो कहीं न कहीं फँस ही जाते हैं। ऐसा ही इसमें भी रहता है कि ट्रस्ट इश्यू जहाँ पर रुक जाता है ना, वहाँ पर चीज़ें बिगड़ती है और ज़्यादा बिगड़ जाती है, फिर बाद में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे ही मैं अगर एक एग्जांपल लूँ सर, आपके पास अभी कोई मतलब ऐसे सोशल वर्क में भी कुछ आया था केस वगैरह? जैसे सोशल वर्क आपने किया हो? हाँ, क्योंकि केसेस के में तो बहुत सारे केसेस होते हैं, पर एक सोशल वर्क जो होता है ना, जो सोसाइटी के लिए करते हैं, वो बहुत जने कम करते हैं। मैं एडवोकेट होने के नाते सोशल वर्क भी करता हूँ। जी, मैं 2 उदाहरण दूँगा। एक जी, हमारा उदाहरण दूँगा कि हमारे कॉलेज जो जी, किशनगढ़ आरके कॉलेज बोलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज जो अब आरके कॉलेज हो गया, उसके जी, बाहर सड़क आए दिन कोई न किसी काम से कॉलेज में कोई काम होता, हुँ, चुनाव होते या वहाँ कुछ होते, तो सड़क को बंद करके जी, कोर्ट के पीछे से कब्रिस्तान में से रास्ता निकाल दिया जाता था, जी, जी, बिना किसी पब्लिकेशन के। जबकि सरकार का नियम है, अगर आप कोई दूसरा एक रास्ता बंद करोगे, तो दूसरा रास्ता आप खोलोगे तो उसका रास्ते का डिक्लेरेशन करना जी, ज़रूरी है। जी, सर। पर सरकार डरती थी, प्रशासन डरता था जी, और खुद नियम विरुद्ध जाकर हुँ,
कब्रिस्तान में से रास्ता निकाल देता था। ठीक है, कब्रिस्तान में से अगर आपको निकालना है तो आप जी। उसको रास्ते के रूप में डिक्लेयर करिए। मैंने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया। मैंने कहा अगर आपने इधर से रास्ता, मेरा रास्ता आप बंद कर रहे हो, पब्लिक का रास्ता बंद कर रहे हो, चूंकि मैं भी एक पब्लिक हूँ, जनता हूँ, मेरा रास्ता बंद कर रहे हो तो आप मुझे अल्टरनेटिव वे तो दोगे। जी। अल्टरनेटिव वे दोगे तो आप उसका डिक्लेरेशन तो करो। प्रशासन ने नहीं किया, तब मैंने प्रोटेस्ट किया। जी। प्रोटेस्ट करने का नतीजा ये हुआ कि सरकार को वो जो कब्रिस्तान में से जो रास्ता निकालना था उसको रास्ते के रूप में सरकार मुंह पे उंगली लगा के चुप हुई कि नहीं, इससे से हम रास्ता निकालने के लिए लायबल नहीं है, अधिकृत नहीं है। और इसी गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर के जो रास्ते को चौड़ा करवाया गया था, चौड़ा करवाने के बाद में ये नियम है कि इसको एक तरफ से ही बंद किया जाएगा, वन में निकाल दिया जाएगा, पब्लिक के आवागमन को रोका नहीं जाएगा। जी। तो मेरे इस संघर्ष से, प्रयासों से ये काम हुआ। दूसरा, मैंने प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाकर जो सड़क खराब है, जो अभी दुर्दशा हुई है, जी, इसके जी। लिए मैंने कई आवाजें उठाई है। और मेरी कई आवाजें उठाने से साथ में मेरे पब्लिक ने भी आवाजें उठाई है। कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं सर इसके चक्कर में, आए दिन खबर आती है कि हो रही सर एक बंद रास्ते के अंदर हाँ, रात के अंदर तो और सबसे ज्यादा होते हैं क्योंकि लाइट्स का भी बहुत ज्यादा रहता है इन सब बिल्कुल। चीजों। और मैं लगातार जी। किशनगढ़ की जो सड़कों की दुर्दशा है जी। उसको उठाने के लिए पूरा प्रयास शासन प्रशासन के स्तर पर जी। भी करता हूँ। लीगल एड और एक प्री लिटिगेशन सेक्शन है हमारे, उसमें भी मैं एप्लीकेशन लगाकर शासन प्रशासन को कोर्ट के सामने खड़ा करवा कर उनसे पूछवाता हूँ, भाई ये रोड क्यों नहीं बन रही, ये नाली क्यों नहीं बन रही, ये दुर्दशा क्यों हो रही है। तो जब तक प्रयास नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी, और प्रयास करना बहुत जरूरी है। तो मैं एज एन एडवोकेट सोशल वर्क और लीगल वर्क को जोड़कर इस तरह से काम करता हूँ कि मुझे तो फायदा हो लेकिन साथ में पब्लिक को भी फायदा हो। जी। ये तो हो गया सर ऐसा सोशल वर्क में, पर कई बार क्या होता है कि केसेस ऐसे लंबे लंबे खिंच जाते हैं कि आपके वो प्रेशर का बर्डन बहुत ज्यादा आ जाता है, क्योंकि एज ए क्लाइंट उससे भी ये रहता है कि तारीख पे तारीख वाली चीज आ जाती है कि मेरे को नेक्स्ट डेट पे आना है, फिर वो केस बहुत लंबा चलता है और कहीं ना कहीं पैसों का भी फोर्टेज होता है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम में आता है और परेशान हो जाता है। तो इस तरीके के जो प्रेशर्स होते हैं सर, इनको आप कैसे सॉल्व करते हैं? ये हमारी नियति में बन चुका है कि इस प्रकार के प्रेशर हमें झेले। हम पहले ही सबसे पहले पब्लिक को स्पष्ट रूप से बताते हैं कि देखिए आपका जो ये मुकदमा है, जी। इस मुकदमे में थोड़ा समय लग सकता है। जी। हम झूठ बोल के मुकदमा कभी भी नहीं लेते कि नहीं है, जी। इसको जी। जी। जल्दी से जल्दी निपटवा देंगे, ये नहीं। और एक आज के समय में अदालतों में एक बहुत अच्छा प्रोसीजर शुरू हो चुका है लोक अदालतों का। नालसा जो हमारी एक पैरेलल संस्था है, उसने लोक अदालतों का आयोजन करके लोक अदालतों के जरिए लोगों को समझाइश करके आपस में बिठा के लोगों की प्रॉब्लम सुनकर उनके इशू दूर कर कर जल्दी से जल्दी मुकदमों का निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। और आप ताज्जुब करोगे, कई ऐसे मुकदमे जो लंबे चलते थे, जैसे एमएसटी क्लेम, दुर्घटना, मोटर दुर्घटना के क्लेम जी। के जी। केस जी। है, जी। 10-10, 15-15 साल, 8-8 साल अगर किसी के लग गए तो जिसके बेचारे को मुआवजा मिलना है, वो मुआवजा उसको कैसे मिलेगा, उसको न्याय, उसका न्याय मुआवजे के जी। रूप में जी। ही जी। है, वो डिफरेंट नहीं मिल रहा है। लेकिन जी। अभी इन लोक अदालतों से क्या हुआ, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में उसको उसका मुआवजा मिलता हुआ ना। ये जी। एक कोर्ट के तरफ से लिया गया इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव है। उसको हम लोग भी हर 3 महीने में लोक अदालत लगती है। सबसे अच्छी बात ये, जी। छोटे प्रकरण, मारपीट के, लड़ाई झगड़े के, गाली गलौज के, जो 15-15, 20-20 साल भी चल जाते थे, जिनका कोई औचित्य नहीं, आज भावावेश में आके मैंने आपके साथ में कुछ गलत बोल दिया, छोटी मोटी मारपीट कर दी, और उस मारपीट के चक्कर में मैं मेरा पूरा कैरियर बर्बाद करके 10 साल 15 साल मुकदमा झेल रहा हूँ। जी। ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स है। अब ये इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन लोक अदालतों के माध्यम से, समझाइश के माध्यम से बहुत इजी गोइंग होने लग गया कि कोर्ट छोटे मुकदमों को बोलती है, आओ थोड़ा सा जुर्माना आपके लगाया, ये दोनों से आपसे बैठ के बात कराई, एक दूसरे को सॉरी फील करो, आइंदा से मत करो, अच्छा आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो, खत्म कर देती है। उसे उसका कितना फायदा हुआ। जी। लंबे मुकदमे, सिर्फ सिविल के मुकदमे जो हैं वो चलते हैं, जमीन जायदाद के जो मुकदमे हैं। अब आज के जो कंसेप्ट में मैं बता रहा हूँ, मैं अभी 2-3 साल का जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, जी। जी। सिर्फ जो अपने ये मुकदमे हैं सिविल से, प्रॉपर्टी से संबंधित, उनमें थोड़ा समय लगता है, क्योंकि उनके डिसीजन में कई पेचीदगियां होती है, डॉक्यूमेंट्स बड़े लंबे लंबे होते हैं, डॉक्यूमेंट गवाहें लंबे लंबी होती है। कंपनीज बाय कंपनीज भी देखा जाता है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितने साल का पूरा एक डिटेल्स एनालिसिस होता है। प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी से संबंधित भी जी। जो मुकदमे होते हैं, जी। अब वो जी। उसका ओरिजिन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या है, जी। जी। अब वो पार्टियां डेथ हो गई, उनके राइट्स क्या है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ऐसे कई सारे कंसेप्ट होते हैं, जब जाके कोई एक सिविल केस, एक प्रॉपर्टी का केस डिसाइड होता है। और उसके लिए अब थोड़ा सा लेंथी होना वाजिब है, लेकिन अंत आपका जो
अंतिम प्रयास है वो अदालत ही है। एक अदालत ही है जो आपको सही न्याय दे सकती है, सही फैसला दे सकती है कि आपकी ये चीज़ आपकी है, अगले दूसरे को किसी को राइट्स नहीं है, या आपकी चीज़ किसी ने ले ली तो उसको वापस दिलवाया जाए, या आपने कोई कॉन्टैक्ट कर लिया उसकी परफॉर्मेंस करवाई जाए। तो ये इसका रेमेडी तो सिर्फ कोर्ट में ही है, और हम इस पर समय बाउंड में नहीं जा सकते। लेकिन अब अदालतों में काफ़ी हद तक बदलाव आ चुका है, जी इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है, हमारे जो ये नए ऑनलाइन तरीके से तामील कराने के तरीके आ चुके हैं, सोशल मीडिया का भी सहारा लेने लग गई है। बीएनएस में साक्ष्य विधि में भी डॉक्यूमेंट्स को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी एडमिसिबल एविडेंस किया गया है। जी कई चेंजेस आए हैं, नई अभी जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता है, साक्ष्य विधि है, उनमें कई अमेंडमेंट आए। उन अमेंडमेंट के माध्यम से न्याय को त्वरित न्याय दिलाने के दिशा में कदम बढ़ाया है, और इसका फायदा जल्द ही जनता को मिलने जा रहा है, और मिल चुका है, और आगे मिलता जाएगा। अब लंबे मुकदमे चलने की गुंजाइश, डेवलपमेंट तो आ जाता है, पर वो होता है ना कि किस स्पीड से आ रहा है उस पर भी डिपेंड होता है। वही है, वो उसके पीछे आपने भी बोला था बेसिक कि ये बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। जी जी, पर अब वही है ना, अब गवर्नमेंट धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगा रही है। अभी जैसे अपने लेटेस्ट अजमेर में ही कोर्ट का हुआ था कि आगमन के, हाँ ठीक है, एक नया कोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ तक उस चीज को सपोर्ट कर पाएगा। कहीं ना कहीं एक जब भर्ती हो रही है, एक तरीके से सेना में जैसे भर्ती हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे को भी उस चीज का ध्यान रखना होता है। अब भर्ती से मेरे को याद आया सर, हमारे व्यूअर्स में भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो पूछेंगे आगे जाके, पर मेरा एक क्वेश्चन था, आप उन लोगों को क्या टिप्स देंगे सर, क्योंकि ग्रेजुएशंस एडवोकेसी में जो है कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई ऐसे 3 से 4 सर टिप्स उनके लिए कुछ देना चाहेंगे? सबसे बड़ा टिप्स मैं देना चाहूंगा कि एडवोकेट हमेशा अपने आप को स्टूडेंट समझे। हम्म। अगर वो स्टूडेंट से बाहर, इस कैटेगरी से बाहर निकल गया, जी तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जी हमारे इस एडवोकेट फील्ड में इतना स्कोप है, और शायद ही भारत की किसी और काम में इतना स्कोप होगा सीखने का, काम करने का। हताश निराश होने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जी आप एडवोकेट बनने के बाद कंटिन्यू आप स्टडी करिए, पढ़िए। सीनियर एडवोकेट्स जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, आप उनको सीखिए, उनको देखिए, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप उसको अडॉप्ट करिए। जी समय फालतू का इधर से उधर न लगाएं। मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं 2001 में जब वकील बन के आया, मात्र 24 साल का था, जी जी और उस कोर्ट में शायद सबसे कम एज का जी एडवोकेट था। हम्म मुझे, मेरा कोई बैकग्राउंड पीछे से बैकग्राउंड एडवोकेसी का नहीं था। जी जी अब मुझे सीखना, काम करना, तो हम्म मैंने बिना एक दिन भी व्यर्थ किए, एक मिनट भी समय गवाए, तो मैं जब भी फ्री होता, अपने बॉस सीनियर्स का काम करने के बाद जब भी फ्री होता, हम्म मैं तुरंत कोर्टों में जाके खड़ा हो जाता सीखने के लिए। जो भी वकील, कोई भी हो, कोर्ट में कैसा भी काम कर रहा हो, मैं उसके पीछे जाके खड़ा होकर वॉच करता, देखता दाव पेच लड़ वो क्या कैसे लड़ रहा क्या है, बोल रहे हैं, क्या बोल कैसे रहा है, बोल किस पॉइंट पे बोल रहा है, कौन सी रूलिंग्स यूज कर रहा है, कौन से प्रावधान को अडॉप्ट कर रहा है, जी कौन सा काट कर रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है, बयान कैसे होते हैं, बहस कैसे होती है। जी तो ये जब तक ऑन फील्ड जा करके ही समझ में आता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सीखोगे, प्रैक्टिकल देखोगे नहीं, हम्म पहले प्रैक्टिकल देखना, देखने के बाद में अपने पास जो भी काम आ जाए उसको उसका अकॉर्डिंग करना। जी आप अगर वो करोगे, तो जल्दी से जल्दी आप अच्छे एडवोकेट होकर हम्म अच्छा लोगों को न्याय दिला सकते हो, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली बेसिक कंसेप्ट यही है, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, लीगल प्रॉब्लम सॉल्व करना एक एडवोकेट का काम है। हम्म अब आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम आए, हम्म एक तो आप, ये मैं उन नए यंग यूथ को कहना चाहूंगा हम्म कि उसको छोटा ना समझे, हम्म कि मेरे पास में ये काम आ गया तो यार ये काम मैं कर सकता नहीं हूँ, नहीं कर सकता हूँ, ये छोटा है, बड़ा है, इसमें पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जी नहीं। जी सर, जी सर। जिस दिन आपने, पहले दिन आप नए वकील हो रहे दोगे, मेरे को उसमें पैसा क्या मिलेगा, फीस क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म आपको आगे बढ़ना है। आपके पास में प्रॉब्लम आ गई, नहीं भी आई, तो इतने वो काम है सोशल के, आप सोशल को लीगल एस्पेक्ट में लेके ही अपना काम करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करें आप, अपने आप ऑटोमेटिक उसका रिजल्ट आपके सामने आना लग जाएगा। वो माउथ टू वर्ड होता है ना कि हाँ, बिल्कुल होगा। इतना बड़ा केस अगर कोई वकील लड़ रहा है, वो भी एक एज के अंदर होता है कि हाँ ठीक है, आपने अगर सोसाइटी के लिए कुछ किया तो सोसाइटी भी आपको कहीं ना कुछ देगी। बिल्कुल, आपको यही है नए एडवोकेट के लिए, आप जी। सोसाइटी के लिए काम करो, अपने लिए काम मत करो। जिस दिन आपने सोसाइटी का काम कर दिया, सोसाइटी ऑटोमेटिक आपको रिकॉग्नाइज करेगी, और आपको रिकॉग्नाइज करके आपको आपके मुकाम तक आपकी पहुंचाएगी। मार्केटिंग आपके काम से है, इसका काम मतलब से है। है, जी बातों से नहीं है, काम से। आपने कितना वर्क करके दिया पब्लिक को, सोसाइटी को। जी छोटे से छोटा, अगर किसी, आपने नया वकील है, मैं अपना उसमें उदाहरण देता हूँ। मैं जब नया आया, तो हम शुरू में आके अलग सीट लगाई अपनी, सीनियर से अलग होकर। जी उस वक्त हमारे पास आते थे शॉप एक्ट के लाइसेंस बनवाने के लिए, जी 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 कि शॉप एक्ट सबसे छोटा काम है, शॉप एक्ट का लाइसेंस। लेकिन हमने उस काम को बड़ा काम लेके किया। बड़ा काम लगेगा। हमने
प्रयास किया, 1 दिन 2 दिन में हम शॉप एक्ट के लाइसेंस बनवा के दे देते थे। डिपार्टमेंट में जाना, पैसे जमा कराना, उसके फॉर्म भरना, ये करना। अब पब्लिक तो नहीं समझती, पर हमने उनका एफिडेविट बनाना वगैरह सब प्रोसेस उनको नहीं पता ना, उनको पता नहीं। वो एक नीड आ गई कि हाँ आपको आपके पास आएंगे, वो 10 चीजें लेके आएंगे, आपको बस करने का तरीका आना चाहिए, एक्सपीरियंस आना चाहिए। अब हमने देखा शॉप एक्ट का उसका लाइसेंस बनाना है तो क्या प्रोसीजर है, काम उसका एफिडेविट बनाना है, उसका फॉर्म भरना है, उसका चालान जमा कराना है, डिपार्टमेंट में जाना है, वहाँ सबमिट करना है, वहाँ से सबमिट करके उसका ओरिजिनल कागज लेके उसको देना है। अब ये प्रोसेस हमने करना शुरू किया। शुरू के 3-4 महीने तक हमने ये काम किया। उस काम करने से पब्लिक को हमने वो देने लगे तो वो रिकॉग्नाइज, अरे यार वकील है यार, काम कर दिया। जी जी, अब वो जिसका मैंने एक बार काम किया तो नेचुरल है वो दूसरी बार उसका फिर दूसरा कोई काम होगा, कंफर्टेबल भी हो जाते हैं बताने में कि हाँ ये तो घर का ही बंदा है, हाँ ये तो कर देगा, ये फटाफट काम कर देगा, फटाफट मिल जाएगा अपने को। फिर उसका काम किया जी तो उसको लगा हाँ यार इसने मेरा काम कर दिया, जी फिर वो आपको दूसरा काम देगा, जी, वो अपना काम देगा, दूसरे 2 लोगों को बोलेगा। वही होता एक्चुअली एडवोकेट तब भी चल सकता है जब उसकी माउथ पब्लिसिटी हो। जी। और प्लस ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होती है आज के टाइम वो पे। तभी तो मिलेगा आपको वही ट्रस्ट कि जब आप किसी को आप उसका रिलीफ दिला दोगे, रिलीफ उसका दिला काम दो, करा हाँ दोगे, एक छोटे से काम का आपने रिलीफ दे दिया तो उनको ही लगेगा कि तू तो बड़ा काम तो आराम से कर ले। कर सकता है। कहीं पर भी होता है इन सब चीजों का सबसे बड़ा तर्क होता है ट्रस्ट इशू, जो बिल्कुल। होता है ना तो लोगों को, हाँ, यंग ये नहीं होना चाहिए। यंग जो जनरेशन है, उस यंग जनरेशन के लिए मेरी यही सलाह है जी कि आप किसी भी काम को छोटा ना समझें, हर काम को, और अपना समय व्यर्थ न गवाएं। आपके पास में समय ही नहीं हो सकता, मेरे हिसाब से तो जी समय मिल ही नहीं सकता। अगर आपको कोर्ट बंद हो गई, आपके पास में किताबें हैं, बुक्स है, आप उनको पढ़ते रहो, क्योंकि जब तक जितना आप बुक्स पढ़ोगे, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको ज्ञान मिलता जाएगा। और ये एक और चीज, एक बार आपने किसी प्रोविजन को पढ़ लिया, दोबारा आप पढ़ोगे उसमें आपको अलग मतलब निकलेगा, तीसरी बार पढ़ोगे फिर अलग मतलब, जितनी बार पढ़ोगे केस के अकॉर्डिंग डिपेंड है। वो हमेशा उसका मतलब अलग जी निकलता जी जाएगा। जी, तो yes, हमारे यंग जो हैं उनके लिए यही है कि पढ़ो, स्टूडेंट बन के, हमेशा स्टूडेंट बन के रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। कई बार होती है ना कि कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिनके अंदर आपको बुक्स के अंदर भी मतलब डीपली उस चीज को और समझना पड़ता है। कई बार तो ऐसे भी होते हैं कि आप मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी सुने हुए हैं जिनके अंदर है ना बहुत पुराने वकील जो है वो भी सर बैठ जाते हैं कि यार अब इसका प्रावधान कहाँ से निकालेंगे हम, इसका सॉल्यूशन है ही नहीं। पर वो नहीं सोचते कि इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, वो ये देखते हैं चलो लेके आओ सारी किताबें लेके आओ, देखना चालू करो, फिर वो एक सॉल्यूशन उनको निकलता है वही ना कहीं हर चीज का सॉल्यूशन है, सब चीज का सॉल्यूशन है। जी कहीं पर भी अटकने का काम ही नहीं है। और अच्छा, अब तो सबसे बड़ी बात है नए यंग जनरेशन के लिए तो इतनी अच्छी बात है कि ये जो हमारा इंटरनेट हाँ, है, पूरी दुनिया, एआई आ गया है। एआई आ गया, एआई से तो कुछ भी पूछ सके होगे उसका। हाँ, आपको ज्यादा मेहनत करनी है, मेहनत थोड़ा सा आपको दिशा देने की जरूरत है, जी आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस चीज का, इस प्रोविजो का डीप क्या है। जी हमारे को तो हमारे वक्त तो ये नहीं थे, हम्म, हमें किताबें ढूंढनी पड़ती थी, हमें सीनियर्स के पास जाने पड़ते थे बुक्स देखने के लिए, सर मेरे को ये बुक्स दे दो, सर मेरे को ये बुक्स दे दो। हमारे पास लाइब्रेरी नहीं थी, ये कमी हमने महसूस करी, उसको हमने दूर करते हुए हमने हमारा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके हमने आज हमें कहीं जरूरत नहीं जी पड़ती है। हम उल्टा कोई यंग हम्म, एडवोकेट आया, कोई दूसरा एडवोकेट आया तो हम उसकी सहायता करते हैं, आप बैठ, फिर हम उसको सिखाते भी हैं। जी अरे यार आज आपको कहीं जाने, गूगल सर्च करो यार, एआई है, गूगल है, हम्म, आप इस प्रॉब्लम को डालो, देखो अभी रिजल्ट आएगा, अभी सेकंड्स रिजल्ट में आएगा, रिजल्ट आएगा। अभी रिजल्ट आएगा। हम तुम्हारे को समझेंगे, तुम पढ़ के समझ जाओगे, और अभी पढ़ के भी समझोगे तो ज्यादा अच्छी बात है। हम खुद हम्म इस एज में आने के बाद 25 ईयर अब मेरे को होने जा रहे हैं, जी सर मैं अब जाके एआई और जो आया, हम तो इसको इतना ज्यादा वो लेने लग गए जी काम में कि हमें हमारा इतना समय बचने लग गया। जी ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। जी, अब इस क्रांति को समझे तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वही है ना कि जो समझ गया वो परा गया वाली चीज है, बिल्कुल प्राप्त मिल जाता है। बिल्कुल। सर ये तो मतलब आज जो हमारे को चीजें सीखने को मिली है, हमारी जनता को जो सीखने को मिली है चीजें, कहीं ना कहीं एक होता है इनसाइट्स के थ्रू आपने लॉ को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प किया है सबको। और इसी तरीके से अपन सर मिलते रहेंगे जरूर जरूर इसी जरूर। शो के और अंदर। आपका कोई भी काम हो, जनता का जी काम हो, किसी यंग जनरेशन का जी और कोई काम हो, हमेशा सदैव प्रतीक जी मतलब सर, तैयार तत्पर रहेगा। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।